रेलवे की सभी परीक्षाओं में सबसे बड़ा एग्जाम होता है ग्रुप डी का, जिसकी अब एग्जाम डेट, जिसका करोड़ों विद्यार्थी इंतजार कर रहे थे, अब काफी करीब है। और लगभग अभी सितंबर चल रहा है, नवंबर में इसकी एग्जाम है, यानी लगभग 55 डेज आपके पास है। इन 55 दिनों में आपको पढ़ाई किस तरीके से करनी चाहिए, आपको किन विषयों में किन महत्वपूर्ण टॉपिक्स पे फोकस करना चाहिए और उसका पढ़ने का तरीका क्या हो, इस सब पर आज हम बात करने वाले हैं। आपको बहुत डिटेल एनालिसिस में दे रहा हूं, आपको हर सब्जेक्ट में बताऊंगा कि किस टॉपिक से कितने प्रश्न का ट्रेंड हमेशा से रहा है, ताकि आपको पता चले कि क्या ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, किस पे कम ध्यान देना है। फिर सब्जेक्ट वाइज आपकी जो स्टडी टिप्स है उस पर हम बात करेंगे। आपको पता है कि 17 नवंबर से इसकी परीक्षा शुरू हो रही है और 32,438 वैकेंसीज है, जिसके लिए 1,08,22,423 विद्यार्थियों ने अप्लाई करा है। सबसे बड़ा एग्जाम किसी भी सरकारी नौकरी के लिए यह होता है, क्योंकि 1 करोड़ से ज्यादा फॉर्म इसके लगभग चले गए हैं और पिछली बार तो इससे भी ज्यादा थे, हालांकि वैकेंसी भी ज्यादा थी। इस बार 32,000 वैकेंसीज के अगेंस्ट देखें तो एक पोस्ट पर 333 विद्यार्थियों का कंपटीशन रहने वाला है। तो एग्जाम पैटर्न समझें तो साइंस के आपके 25 सवाल, मैथ्स के आपके 25 सवाल, रीजनिंग के 30 सवाल, जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर्स के 20 सवाल, यानी 100 क्वेश्चंस, 100 नंबर ही आपके रहने हैं। 90 मिनट यानी 1.5 घंटे का समय है और 1/3 नेगेटिव मार्किंग आपकी यहां पे रहने वाली है। प्रीवियस ईयर्स की अगर हम बात करते हैं वन बाय वन, तो आप यहां पे वीडियो को रोक के स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सबसे पहले हम मैथ्स की बात कर रहे हैं, तो मैथ्स में कितने चैप्टर्स आते हैं वो आपको दिख जाएंगे, किस चैप्टर से कितना एवरेज, क्योंकि हर शिफ्ट का पैटर्न अलग अलग होता है, तो हमने सारी शिफ्ट का एनालिसिस करके आपको एक निचोड़ दिया है। तो आप यहां पे ये एनालिसिस कर पाओगे कि किस टॉपिक से लगभग कितने क्वेश्चंस आते हैं, किससे कम आते हैं, किससे ज्यादा आते हैं, ये भी आपको यहां पे पता चलेगा। तो आप देखेंगे जैसे नंबर सिस्टम है, सिंप्लीफिकेशन है, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं। रेशो, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, ये सब भी इंपॉर्टेंट है। आगे अगर बढ़ते हैं तो दोनों चीजें होती है, अरिथमेटिक भी होता है, एडवांस भी होता है। आपको यहाँ पे चीजें दिख रही होंगी, तो ये लगभग सारे चैप्टर्स आपको मैक्सिमम यहाँ पे एडवांस के दिख रहे हैं और सभी का लिखा है। मतलब आप ये समझो कि लगभग हर टॉपिक से एक या दो क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चन तो आपको देखने को मिल ही जाता है। कुछ टॉपिक अगर इस शिफ्ट में नहीं आए तो वो अगली शिफ्ट में आ जाएंगे, कुछ टॉपिक्स हट जाएंगे, कुछ ऐड हो जाएंगे। तो आपको अगर एग्जाम निकालना है तो भाई पढ़ना तो आपको सब कुछ पड़ेगा, आएगा तो हर एक चैप्टर से प्रश्न। रीजनिंग की बात करें तो आपको यहां पे दिख रहा है, जैसे सीरीज एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है, एनालॉजी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, कोडिंग डिकोडिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये चीजें आपको यहां पे देखने को मिलेगी। ये सारे क्वेश्चंस यहां पर है, तो ये टॉपिक है, उधर क्वेश्चंस की आप लिस्ट देख सकते हो। अब इसके बाद अगर साइंस की बात करें तो फिजिक्स से लगभग 7 से 8 सवाल देखने को मिलेंगे, केमिस्ट्री से 7 से 8 सवाल मिलेंगे, बायोलॉजी से आपको ज्यादा सवाल दिखेंगे, 9 से 10 सवाल यहां पे रहेंगे। तो ये साइंस का क्लासिफिकेशन है और टॉपिक्स कौन कौन से हैं वो आपको दिख रहे हैं। जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स के लगभग आप समझिए कि 20 क्वेश्चन है। जीएस में सबसे ज्यादा वेटेज इस चीज का है और इसमें हालांकि बाकी चीजें भी इंक्लूड है। आपका जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, वो भी इसके अंतर्गत आ जाता है ना। तो आप यहां पे देखेंगे विज्ञान, प्रौद्योगिकी, खेल, संस्कृति, अर्थशास्त्र, इतिहास, व्यक्तित्व, भारत और विश्व का भूगोल, पुरस्कार, सम्मान, राजनीति, अन्य महत्वपूर्ण विषय में समसामयिक मामले, यानी जो करंट अफेयर्स होता है, इन सब से आपके कितने सवाल आएंगे? 20 सवाल आएंगे। ठीक है, अब आते हैं हम सबसे महत्वपूर्ण चीज पर कि इन 55 दिनों में आपको क्या करना है। फिर दो बातें हैं। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है तो अब आपके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज है और वो है प्रैक्टिस। और आपका सिलेबस आज कंप्लीट हो, बाद में कंप्लीट हो, आपको जो सबसे महत्वपूर्ण चीज जो सिलेक्शन दिलाने में रोल प्ले करती है वो है आपकी प्रैक्टिस। अगर आपका अभी सिलेबस बचा हुआ है और अगर सिलेबस हो गया है, तो मैं दोनों की बात कर रहा हूं, दोनों बच्चे ध्यान से समझेंगे। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है तो आपके दिन का 80% समय प्रैक्टिस पर जाना चाहिए। प्रैक्टिस का क्या मतलब है? आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस लगाइए, मॉक टेस्ट लगाइए, चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगाइए, अल्टीमेटली ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों की प्रैक्टिस करिए। मैथ्स के क्वेश्चन, रीजनिंग के क्वेश्चन, पीवाईक्यू, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करिए इनको जितना हो सके। और आपका लगभग जो 20% समय है वो आपके रिवीजन पे जाना चाहिए। ठीक है, अब जिनका भी सिलेबस बचा है उनके लिए फिलहाल ये परसेंटेज थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा, क्योंकि आपको जल्दी से जल्दी भाई प्रैक्टिस के वाले मोड पे आना है और आपको सिलेबस फटाफट खत्म करना है। तो अब वो आपको देखना पड़ेगा कितना सिलेबस बचा है। आपके लिए ये रेशो उल्टा हो जाएगा।
आपको अभी मात्र 20% समय प्रैक्टिस पे देना है। हालांकि अगर अभी तक सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो आप बहुत ज्यादा लेट हैं, क्योंकि नोटिफिकेशन को आए साल भर से ज्यादा हो चुका है और 80% समय आपका सिलेबस पे जाना चाहिए। लेकिन आप कुछ भी करिए, आखिरी के 30 दिन आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होंगे। इन 30 दिनों में हर स्टूडेंट का तरीका यही होना चाहिए, आपका मैक्सिमम टाइम जो है वो प्रैक्टिस पे जाना चाहिए। तो आप मैथ्स के क्वेश्चंस लगाओगे, रीजनिंग के लगाओगे, जीएस के लगाओगे, साइंस के लगाओगे, आपको पता चलेगा जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि कौन से नोट्स को पलटाने की जरूरत है, कौन से चैप्टर्स का कॉन्सेप्ट और सारी चीजों को रिवीजन करने की जरूरत है, कौन से ऐसे चैप्टर्स है जिनको आपको फिर से पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, क्योंकि आपको यह भी लगेगा कि यार ये चैप्टर मुझे उस समय बनता था, अब ये बन नहीं रहा है, तो उसका या तो वीडियो लेक्चर्स पूरा देखना पड़ सकता है, केवल नोट्स रिवीजन से काम हो जाएगा, वो डिपेंड करता है। लेकिन इससे समझ में आएगा कि हम कहां पे, आपको समझ में आएगा कि यार मुझे अपने कैलकुलेशन को और अच्छा करने की जरूरत है क्योंकि मुझे टाइम बहुत ज्यादा लग रहा है। तो आपके प्रैक्टिस से आप सबक सीखोगे, आपके प्रैक्टिस से आपको अपनी वीकनेसेस पता चलेगी कि मुझे किन पॉइंट्स पर काम करना है, मुझे किस एरिया पर काम करना है, कहां मैं गलती कर रहा हूं, क्या चीजें मेरी अच्छी होते जा रही है वो भी पता चलेगा, क्या वीक पोर्शन हो रहा है वो भी आपको पता चलेगा। ठीक है, अच्छा एक बात और मैं आपको बता दूं कि मैथ्स और रीजनिंग दो ऐसे सब्जेक्ट हैं जो हमेशा से स्कोरिंग होते हैं। जो सिलेक्शन लेने वाले होते हैं वो सबसे ज्यादा फायदा इन दो विषय का उठाते हैं, क्योंकि वो ये मानकर चलते हैं कि भाई इसमें तो पूरे पूरे नंबर लेकर आना है, ना पूरे पूरे तो 1 2 4 सवाल गलत हो गए तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन मैथ्स रीजनिंग में कुछ भी छोड़ के नहीं आना है, क्योंकि जीएस साइंस का कोई भरोसा नहीं है, आप कितना ही पढ़ लो उसका अंत नहीं है। लेकिन मैथ्स और रीजनिंग का अंत है। मैथ्स रीजनिंग में आप एक लिमिट के बाद, मतलब कुछ ही चीजें ऐसी हो सकती है, बाकी आप मैक्सिमम चीजें कर सकते हो, है ना। तो मैथ्स और रीजनिंग को बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है, सबसे ज्यादा मार्क्स इसी से आप खींच पाओगे, और आप पूरे पूरे भी अगर मार्क्स लाना चाहो तो इन दो विषय में आप ला सकते हो। तो टॉपर्स को, सिलेक्शन लेने वाले लोगों को यह पता होता है कि ये दो हमारे लिए मेन स्कोरिंग सब्जेक्ट है। मुझे उम्मीद है कि आप करंट अफेयर्स डेली पढ़ रहे होंगे, नहीं तो पढ़ने की आदत बनाओ, रोज का नियम बना लो कि करंट अफेयर्स रोज पढ़ना है। लेकिन आपको पिछले 6-8 महीने का भी करंट अफेयर्स पढ़ते जाना है, तो उसके लिए आप मैगजीन्स से पढ़ सकते हो। जैसे विनर्स की एप्लीकेशन पर हम फ्री हर महीने की हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम मैगजीन्स देते हैं, जो फ्री है, कोई भी डाउनलोड कर सकता है, तो आप वो कर लो। या फिर जो भी प्रिंटेड किताबें आपको लगती है कहीं से भी आप पढ़ो, लेकिन पिछले 6 से 8 महीने का करंट अफेयर्स आपको खत्म करना है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत, क्योंकि करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद आपको जीएस के और साइंस के जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो करो, है ना। और फिर एक ओवरऑल जो आपका मॉक टेस्ट होता है, यह बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कभी भी आप मॉक टेस्ट लगाते हो, हमेशा ऐसे लगाओ जैसे रियल एग्जाम दे रहे हो, कभी भी लगाओ, कोई डिस्टरबेंस नहीं, कोई कॉल नहीं आना चाहिए, कोई नोटिफिकेशन नहीं आना चाहिए, कोई डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, कोई बातचीत नहीं, कुछ नहीं। जब भी मॉक टेस्ट लगाओ, ये मानकर लगाओ कि आप रियल एग्जाम में बैठे हो, उस 90 मिनट को मैनेज करो। अब आपके पास मान लीजिए 90 मिनट्स है, तो मैं आपको सबसे पहले तो यही कहूंगा कि आपको पूरा पेपर मतलब मैक्सिमम 75 मिनट में आपको पूरा पेपर सॉल्व करना है, और ये जो आखिरी के 15 मिनट बचेंगे ये आपको बचाकर रखना है। इसको 2 भागों में बांटो, और ये अचानक नहीं होगा, और अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम है, आप इसमें अपने आप को बहुत अच्छा मोल्ड कर सकते हो। तो आपका ये टारगेट रहेगा कि यार क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 100 तक जितनी चीजें बन रही है उसको 75 मिनट्स में खत्म करो। अब वो चीजें जिनमें टाइम ज्यादा लग रहा था, जिनमें कैलकुलेशन ज्यादा था, जिनमें तुक्का मारने की जरूरत है, जिनको समय देने की जरूरत है, उनके लिए 15 मिनट या 10 मिनट भी बचा सकते हो। आपको लगता है कि इसमें काम हो रहा है, नहीं तो इसको आप 80 और 10 में भी बांट सकते हो, वो आपको अपने हिसाब से देखना पड़ेगा। सबके लिए एक जैसे नियम नहीं हो सकते, लेकिन आखिरी में एक थोड़ा सा बफर टाइम रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे 90 के 90 मिनट को मत लेकर चलना, एटलीस्ट मतलब 75, ज्यादा से ज्यादा 80, 10 मिनट बचा के रखो, क्योंकि वो प्रश्न जिनको समय चाहिए उनके लिए आपके पास वो होना चाहिए। अब इसकी आदत आज से बनाओ, जब भी मॉक टेस्ट लगाओ इसी हिसाब से लगाओ। अभी हो सकता है कि 80 नहीं 85 मिनट होगा, धीरे 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 आपका टाइमिंग कम होने लगेगा, और आप 80 मिनट या 75 मिनट में पूरी बनने वाली चीजें कर लोगे, और आखिरी के 10 से 15 मिनट ऐसी चीजों पर समय देना चालू करोगे।
शुरू में मॉक टेस्ट लगाओगे, नंबर कम आएंगे, उससे घबराना नहीं है। दूसरी बात, मॉक टेस्ट जब भी लगाते हो, मॉक टेस्ट के साथ साथ एनालिसिस मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। तो आप एनालिसिस करोगे और एनालिसिस से ही ये सब पता चलेगा कि आपको क्या सुधारने की जरूरत है, ठीक है। दूसरी बात, मैथ्स और रीजनिंग और जीएस और बाकी चीजों में आप एक फर्क समझना। मैथ्स और रीजनिंग ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिनको सॉल्व करके आप इंप्रूव करते हो। जीएस और साइंस ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनको आप रिवीजन करके इंप्रूव करते हो। दोनों अलग अलग चीजें हैं भाई। तो मैथ्स रीजनिंग अच्छा करना है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो। आप चाहते हो कि जीएस में साइंस में मुझे सब कुछ बने, तो जो पढ़ा है उसका आप ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे, ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करोगे। ये एकदम सटीक तरीका मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि हर विषय एक जैसा नहीं हो सकता ना, है ना। आप सबको एक जैसा ट्रीट नहीं कर सकते हैं, इसीलिए रिवीजन, हालांकि रिवीजन इनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन जीएस साइंस में क्या होता है, फैक्ट इतने सारे हैं, चीजें इतनी सारी हैं कि एक समय के बाद हम भूल जाते हैं। तो वो सब हमें याद रहे, और समय मतलब एटलीस्ट ऑप्शन देखकर मुझे पता चल जाए कि भाई इसमें से क्या सही है, तो वो तभी हो पाएगा जब आप टाइम टू टाइम रिवीजन करोगे। मैं सिंपल उसको ऐसे कहता हूं कि जो आपकी नजरों के सामने आते रहेगा, जो आप पढ़ते रहोगे, देखते रहोगे, वो आपको याद रहेगा। जिसको देखना बंद कर दिया, जिसको पढ़ना बंद कर दिया, जिसको कई दिनों से पलटाया नहीं, उसका भूलना बिल्कुल तय है। इसलिए ओवर कॉन्फिडेंस में कभी मत रहना, अच्छा करना है, अच्छे नंबर लाना है, आप रिवीजन करते रहो। तो ये सब्जेक्ट रिवीजन से याद होते हैं, मैथ्स रीजनिंग बार बार प्रश्न सॉल्व करने से याद होते हैं। और कैलकुलेशन को अंडर एस्टिमेट मत करना, कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसलिए पहाड़े, वर्ग, घन याद करो, पेन चलाए बिना, कम से कम पेन चलाए बिना ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो। ये सब चीजें आपको डेवलप करनी पड़ेगी, तभी जाके आप चीजों को अच्छा कर पाओगे। मैंने बहुत सारी टेक्निक्स और टिप्स यहां पे लिखी है, मैक्सिमम चीजें तो मैंने आपको बोलकर बता दी है जो काम की बात है, लेकिन आप थोड़ा सा वीडियो को रोकेंगे तो आप इन चीजों को अगर पढ़ोगे तो इससे कहीं ना कहीं आपको फायदा जरूर मिलेगा, है ना। जैसे कैलकुलेशन पे मैंने आपसे अभी कहा कि आप रोज थोड़ा सा समय देना चालू करो, है ना। रीजनिंग में आपको किन चीजों का ध्यान रखना है, जैसे अब मैथ्स है तो आप अगर अरिथमेटिक परसेंटेज मजबूत कर लोगे तो आपके अरिथमेटिक के सारे चैप्टर्स उससे कनेक्ट हो जाएंगे, है ना। तो चीजें जहां लिंक हो सकती है वहां पे आप लिंक करके पढ़ोगे, अच्छा रहेगा। ऐसी रीजनिंग है तो आप पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है उनको उठाओ। अब क्या होता है, पजल्स है, सिटिंग अरेंजमेंट है, इनमें समय लग जाता है, एग्जाम में समय कम मिलेगा, तो नियम बना लो कि यार रोज एक पजल, एक सिटिंग अरेंजमेंट रोज करना है। हर सब्जेक्ट की अपने प्रकार की रणनीति बनाओ। रीजनिंग है तो आपको पता है कि ये चीजें मुझे रोकेंगी, तो रोज टेस्ट तो लगाओ, लेकिन कुछ चैप्टर्स पर, कुछ टॉपिक्स पर अलग से काम करो कि भाई इस पे रोज काम करना है, ताकि ये अपनी स्पीड में भी आ जाए, बनने भी लगे और एग्जाम में इनमें दिक्कत ना आए। तो ऐसे चैप्टर्स को रोज अपनी हैबिट में ले आओ जिनको रोज पढ़ना है। तो सिटिंग अरेंजमेंट पजल उसका एक हिस्सा हो गया, तो उससे आपको समझ में आएगा। जीएस है, यहां जितना भी लिखा है आप उसको पढ़ लीजिएगा, लेकिन जीएस में मैं यही कहूंगा कि जितना बार बार पलटाओगे, जितना पुराना देखोगे, उतना जीएस आपको बेस्ट याद होगा। और अपने नोट्स होंगे तो वो तो भाई सोने पर सुहागा है। किताबों से आप पढ़ते हो बहुत अच्छी बात है, वीडियो से आपने पढ़ा बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो अपनी अपनी राइटिंग में लिखी हुई चीजें होती है, आपने हमेशा महसूस करा होगा कि जब एग्जाम में उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो हमारा दिमाग तुरंत कॉपी के उस पन्ने पर जाता है जहां पे वो चीज लिखी हुई है, दिमाग उसको मेमोराइज करता है, दिमाग उसकी इमेज याद रखता है कि कॉपी में वो वहां पे लिखा हुआ था। और जब तक वो अपनी राइटिंग का नहीं होगा और अपने द्वारा लिखा हुआ नहीं होगा, तब तक वो याद नहीं रहता। इसलिए नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। डिटेल्ड नोट है उसको पलटाओ, अगर आपके पास शॉर्ट नोट्स, वन लाइनर है उसको पलटाओ, लेकिन उनको देखते रहो। आपको 4 ऑप्शंस में अपने आप समझ में आएगा कि सही वाला कौन सा है। इतनी प्रैक्टिस आपकी उससे हो जाती है, ठीक है। साइंस है भाई, गहराई वाली चीज है, कॉन्सेप्ट वाली चीजें हैं, टेक्निकल चीजें हैं, फैक्चुअल चीजें हैं, रटने वाली चीजें हैं, सब कुछ इसके अंदर है। ये भी अगेन रिवीजन से आपको समझ में आएगा जैसे जैसे क्वेश्चंस लगाओगे। और एक और चीज याद रखो, जो अच्छा है, जो स्ट्रांग है, जो बनता है उसको छोड़ो, जो नहीं बनता उस पर अटैक करो। हम क्या करते हैं, जो बनता है उसको और मजबूत करते हैं। यार जो बन रहा है वो तो बन ही रहा है ना, जो नहीं बन रहा है उस पर काम करो, उसको और कैसे मजबूत करें उस पर टाइम दो। कभी भी किसी चैप्टर से भागो नहीं। आपको हमेशा महसूस होगा कि जितने समय से हम उस चैप्टर से भाग रहे हैं, उससे कम मेहनत में उसको पढ़ लेते तो वो बनने लगता।
आपको किसी भी चैप्टर में दिक्कत है, आप एक दिन उसको दे दो कि आज तो इस चैप्टर को मैं पूरा पढ़ूंगा, चाहे कुछ हो जाए। पढ़ो, उसके 50, 100, 200 सवाल लगाओ, आपको लगेगा कि मैं बेवजह महीनों से भागे जा रहा था इस चैप्टर से, एक दिन में सीख गए। भागना कठिन है, सीखना आसान है, पर हमारा मन टालता रहता है चीजों को, कल से करेंगे, बाद में देखेंगे, इस चैप्टर को आखिरी में देखेंगे। नहीं, हर एक चीज को चुन चुन के आपको सीखना है, क्योंकि आपकी शिफ्ट में कहीं से कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है। इसीलिए भागो नहीं, सामना करो, सीखो, आपको खुद समझ में आएगा कि सीखना आसान था, भागना कठिन था। ठीक है। और मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको टाइम मैनेजमेंट सिखाएंगे, आपकी स्पीड बढ़ाएंगे, एग्जाम में होने वाली गलतियां आप अभी कर लोगे तो वो गलतियां आप एग्जाम में नहीं करोगे, एनालिसिस करोगे, पता चलेगा कि कहां मिस्टेक्स हो रही है, तो वो सब चीजें आपकी, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मॉक टेस्ट। पढ़ते जा रहे हो, टेस्ट नहीं लगा रहे हो, कोई मतलब नहीं निकलेगा। टेस्ट लगाना बहुत जरूरी है, आपको खुद का एनालिसिस मिलता है कि आप अभी कहां हो, पढ़ा तो है यार, बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये टेस्ट से ही पता चलेगा, है ना। बाकी हमने यहाँ पे कुछ टॉपर्स की हैबिट्स भी लिखी है, आप इसको जरूर पढ़िएगा। वीकली आप एक गोल प्लानिंग करो, अपने टाइम मैनेजमेंट को इंप्रूव करो, थोड़ी अपनी मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखो, बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी कर लिया, पढ़ते पढ़ते थोड़ा ब्रेक ले लिया, दिन में नींद आ रही है 10-15 मिनट का पावर नैप ले लिया, कोई बुरी बात नहीं है। दिमाग को आराम देना है, क्योंकि दिन भर एक ही अंग सबसे ज्यादा काम कर रहा है, वो है आपका माइंड। लगातार सबसे ज्यादा लोड उसी के ऊपर है, क्योंकि नया नया डेटा उसके पास कंटिन्यू आ रहा है, पुराना भी डेटा आप मांगे जा रहे हो, ये बताओ मुझे, वो बताओ मुझे, तो उसको एनर्जी चाहिए होती है, उसको रेस्ट भी चाहिए होता है। तो अपने आप को एक मशीन नहीं मानना है, हम ह्यूमन है, थोड़ा आराम भी जरूरी है, थोड़ा रिलैक्स भी जरूरी है, सभी चीजों को बैलेंस करना है। और एग्जाम के समय पे प्रेशर होता है, लेकिन उसको बहुत ज्यादा दिल पर और दिमाग पर नहीं चढ़ने देना है, ये मानना है कि भाई ये ऐसा सबके साथ होता है, हर परीक्षा के पहले ऐसा महसूस होता है। तो चीजों को मैनेज करना है आराम से, कामनेस के साथ, सब चीजें बहुत अच्छी होंगी। इसलिए थोड़ा सा मेंटल हेल्थ पे काम करो, फिजिकल हेल्थ पे काम करो, और अपने थोड़ा डाइट, ये सारी चीजें भी अच्छी रखो, ताकि सब कुछ बैलेंस रहे। हर चीज का बहुत इंपॉर्टेंस है आपके एग्जाम में। उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से कुछ चीजें समझ में आई होंगी। बाकी अगर आप चाहते हो कि बहुत अच्छी तैयारी हो जाए, सारे सब्जेक्ट, पूरे सिलेबस, प्रॉपर टॉपिक्स मिल जाए, विनर्स की ऐप पर ग्रुप डी का स्पेशल बैच है, मात्र 499 में पूरे 12 विषय प्रॉपर तरीके से, टॉपिक वाइज लेक्चर्स, वीडियोस, नोट, सब कुछ इसमें मिलेगा। तो आप ये ले सकते हो, क्योंकि अभी भी सफिशिएंट टाइम है, और कई बच्चों का एग्जाम तो शायद हो सकता है कि और उनको समय मिल जाए, 1 महीने बाद एग्जाम हो, तो उनके लिए तो आज से 3 महीने का समय है। तो एक जगह सिस्टमेटिक सारी चीजें मिल जाए तो समय बचता है। अगर बहुत मजबूरी है कि इतना पैसा भी नहीं है, तो आप YouTube पे जाएं। अगर इतना आप अफोर्ड कर सकते हो, तो मेरा हमेशा सजेशन है, YouTube पे सिलेबस के लिए परेशान ना हो। YouTube प्रैक्टिस के लिए बेस्ट है, सिलेबस कवर करने के लिए बिल्कुल नहीं है। बाकी इसकी हमारी एप्लीकेशन पर टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध है, सब्जेक्ट वाइज बहुत अच्छी अच्छी किताबें हैं, जिनमें 4000, 5000, 8000 सवाल हैं। आपको पूरे रेलवे के अच्छे सवालों की प्रैक्टिस करनी है तो बहुत शानदार विनर्स की किताबें हैं, पूरा सेट भी ले सकते हो, सिंगल किताब भी ले सकते हो। तो विनर्स इंस्टीट्यूट ऐप पर सारी चीजें मिल जाएंगी, विनर्स पब्लिकेशंस ऐप पर आपको किताबें मिल जाएंगी, और ऑफलाइन अगर आना है तो आप इंदौर आ सकते हो। बाकी और कोई जानकारी चाहिए तो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे दिख रही होंगी। कैसा लगा वीडियो, आखिरी तक आए हो जरूर बताना। कोई और प्रश्न आपके मन में रह गया हो, कमेंट कर दीजिए, अगले वीडियो में उसको ध्यान में रखते हुए और मैं आपको गाइड कर दूंगा। तो ये अभी मैंने लगभग 55 दिनों का प्लान बताया है, थोड़े दिन बाद 20-25 दिन बाद वापस से आपके लिए अंतिम 30 डेज, लास्ट 30 डेज का प्लान फिर मैं लेकर आऊंगा, और उस समय पूछूंगा भी कि इससे आपको कितना फायदा हुआ, कितना इंप्लीमेंट किया। और आखिरी 30 दिन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे, जहां पे बेहतरीन रणनीति मैं आपके लिए फिर से लेकर आऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए।